हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका पीयूष पांडे। मैं देखिए अब एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ यूपीएससी बीपीएससी के लिए, और फ्री में है ये दोस्तों, यूट्यूब पे उपलब्ध होगी। तो इसका मकसद है हम एनालिसिस करते हैं वंश के बारे में, प्राचीन भारत के पहले। और सबसे पहला टॉपिक जो मैंने पकड़ा है वो है चोला डायनेस्टी। देखिए चोला डायनेस्टी का इतिहास बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ही लंबा पीरियड है चोला का। चोला के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है। देखिए चोला वो है जिन्होंने, मेरे को नहीं लगता कि पूरी वर्ल्ड में 1600 साल तक किसी ने राज किया हो। चोला वो है 1300 BC से 1300 AD के बीच में दोस्तों, और ये बहुत दिनों तक राज किए हैं। चोला वो है जो समुद्र में नेवी, हम मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य की बातें करते हैं, और हमें लगता है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो सबसे पावरफुल चीज़ थी नेवी, हाँ, उसके चलते देखिए उसने कितने साम्राज्य स्थापित करी। वैसे ही हम देखेंगे इन चोला के बारे में, राजा चोला और राजेंद्र चोला ने किस तरह से अपनी नेवी को समुद्र में उतारा। और दोस्तों उतारा ही नहीं, बहुत सारे देशों को उन्होंने कब्जा किया, अपने विस्तार को बढ़ाया। तो इतने महान थे चोला। तो चोला के बारे में अब इतनी महान डायनेस्टी से ही स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। तो देखते हैं प्राचीन भारत की अलग अलग वंश के बारे में। मैं अलग अलग वंश का वीडियो लेकर आऊँगा। ये देखिए, उससे पहले ये ओवरव्यू है, इसको मैप से समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त। हम इतिहास तो पढ़ते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता, कि हमें पता ही नहीं चलता कि चेरा कहाँ पर बैठा हुआ है, पांड्या कहाँ है। जब तक एरिया नहीं, आज का जो ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का, उससे हम उसकी ज्योग्राफिकल एरिया से मिलाएंगे नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा इनकी जगह कहाँ है, इनके एरिया क्या है, ये कहाँ से राज हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप इनकी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा साम्राज्य 300 BC से 1300 AD। तो देखिए मैंने इन चोला को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसे भी इतिहास में आप पढ़ेंगे तो चोलाज पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए पहला यर्ली चोला, जो सबसे पहले की चोला, सेकेंड मेडिएवल चोला, और थर्ड आपके लेटर चोला। ये 3 मतलब बाद वाला चोला। सबसे पहले वाला चोला है वो क्यों 300 BC से 200 BC के बारे में बोला जाता है दोस्तों, और इसके बीच में 600 BC गायब है। डार्क फेज है ये चोलाज पीरियड का। इसका मतलब ये नहीं है कि चोला थे नहीं, थे, लेकिन हमारी जानकारी बहुत सीमित है, ठीक है ना। जो साक्ष्य हमारे पास आधारित है उन पीरियड के बारे में वो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। दूसरा मेडिएवल चोला, जो विजयला चोला, हाँ, विजयाल चोला 850 AD में आते हैं और चोला को बढ़ाते हैं। इसमें आदित्य वन उनके बेटे। फिर दूसरा परांतक प्रथम, ठीक है। परांतक प्रथम देखिए कैसे हारते हैं यहाँ पे राष्ट्रकूटा एम्पायर कृष्णा 3 से, और फिर 25 सालों की डार्क फेज में फिर वापस पहुंच जाती है चोला, और चोला फिर एराइज होती है दोस्तों राजा चोला और राजेंद्र चोला प्रथम। तो देखते हैं हम इनकी। तो इससे पहले हम थोड़ा सा मैप को देखते हैं। मैप को देखना जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं इनकी राजधानी क्या है, कौन सी जगह पे थे, इसका सिंबल क्या था, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा है कि पूरी ढंग से समझाया जाए, एक एक करके समझाया जाए इनकी, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है। तो आप समझ जाइए कंटेंट बहुत बड़ा ही होना चाहिए ना दोस्तों। इतनी छोटी सी कंटेंट में तो 20 मिनट के वीडियो, 10 मिनट को वीडियो में ख़त्म होने वाला है नहीं। तो धीरे धीरे करके समझिए, ये पूरी की पूरी सीरीज है। तो देखिए ये है भारत का मैप, थोड़ा सा ठीक है बट फिर भी अच्छा है। तो हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, संगम पीरियड बोला जाता है 300 BC से 300 AD को। ये संगम एरा, पहले तो समझ ले संगम एरा होता क्या है। संगम एरा देखिए पहले लेमन लैंग्वेज में हम समझेंगे, ज़्यादा इसको ना टेक्निकल वर्ड में नहीं जाएंगे, तब जाके आपको समझ में आएगी। संगम एरा का मतलब होती है 3 संगम एरा। जैसे बुद्धिस्ट की काउंसिल होती थी संगति, वैसे ही साउथ में देखिए ये 3 संगम हुए हैं। पहले संगम में ये कहा जाता है देवताओं ने भाग लिया था। मुनि कश्यप, देवताओं ने भाग लिया था। मुनि अगस्त के उसमें देवताओं ने पहले संगम में भाग लिया था। सेकेंड जो संगम हुआ था उसमें राजाओं ने और
साधुओं ने भाग लिया था। और तीसरा जो संगम हुआ था उसमें बहुत सारे स्टार ऑफ साहित्यकार, संत, देखिए ये ना फिलोसफर थे, बड़े बड़े विद्वान, इसमें बहुत सारे काव्य रचे गए हैं। और देखिए ये काव्य जैसे हम वेद है ना नॉर्थ में, वैसे ही 4 काव्य यहाँ पर भी है दोस्तों। हम उसको पूरी जानकारी देंगे संगम एरा का, एक एक करके जानकारी देंगे। तभी मैंने बताया कि अभी इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं। ज्योग्राफी को जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमें चोला, चेरा और पांड्या और पालवाज राष्ट्रकूटा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम इस ज्योग्राफी को देखते हैं। देखिए ये केरल का जो जगह है, आज का जो केरल है ना दोस्तों, ये चेरा का जगह है, बस इतना समझ जाइए। और उनकी जो कैपिटल थी वो वंजी थी। जो आज का केरल है वो चेरा है। दूसरा चोल, देखिए चोल जो डायनेस्टी है ना, जो तमिलनाडु के ऊपरी हिस्सा, जो ये तमिलनाडु के ऊपरी हिस्सा को क्या बोलते हैं, यहां चोल डायनेस्टी थी। ठीक है, इसके नीचे जब आते हैं मतलब दक्षिण तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में यहां कौन बसा है, पांड्या, यहां था पल्लवा। ठीक है, तो उस समय का यल्ली चोला में ये 3 ही वंश थे नॉर्मली। वो 3 वंश कौन थे, चेरा, चोला और पांड्या। देखिए चेरा की कैपिटल कहां है, भंगी। चोल की कैपिटल कहां है, देखिए जो पहला कैपिटल था ना वो कैपिटल था उरायूर दोस्तों। कौन सी था, उरायूर, ये है देखिए उरायूर। बाद में जब विजयाल चोला आते हैं तो कैपिटल को शिफ्ट करते हैं और उनकी दूसरी कैपिटल हो जाती है तंजौर। और तीसरी कैपिटल बनता है राजेंद्र प्रथम, जब इन्होंने जीता था गंगा तक। देखेंगे विस्तार कैसे हुआ था गंगा तक। जब गंगा तक विस्तार हुआ इनकी साम्राज्य, तब इनको गंगाई कोंडा बोला गया, इनको उपाधि मिली गंगाई कोंडा। और इन्होंने एक शहर का निर्माण किया और उस शहर का नाम है गंगाई कोंड चोलपुरम। ये देखिए ये जगह है, बाद में चल के ये इसकी राजधानी हो जाती है। पांड्या की राजधानी मदुरई, पांड्या की राजधानी मदुरई। अब देखिए नीचे पांड्या है, चोल है और चेर है। तो अब जब ये है तो इनकी सिंबल भी समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए चोल का जो ना टाइगर, एलटीटी वाला जो है ना, इसको यूज किए थे बाद में चल के। चोल का जो सिंबल था वो था टाइगर। पांड्या का मछली और धनुष जो था ना वो था चेरा का। धनुष जो था वो चेरा का। देखिए सिंबल बहुत महत्व रखता था उस समय के डायनेस्टी में। तो हम देखेंगे टाइगर बाघ, दूसरा मछली पांड्या, तीसरा धनुष। तो ये था। अब देखेंगे कहानी करिकाल चोला के बारे में। 90 BC में सबसे पहले करिकाल चोला जो यल्ली चोला के सबसे महान राजा हुए थे, ठीक है ना। विजयाल चोला बाद में आए। देखिए विजयाल चोला जब आए थे ना, ये उस समय ना यहाँ पे पालवाज थी। यहाँ पे कौन था, पालवाज था, पालवा। और पालवा की राजधानी कौन थी उस समय, कांचीपुरम था दोस्तों। देखो पूरी की पूरी आप समझ लो, यल्ली चोला में पालवा नहीं था। कौन कौन सी डायनेस्टी थी, चेरा, पांड्या, चोल, ठीक है। जब विजयाल मेडिएवल चोला के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहां पर कौन था, पालवाज था। लड़ाई पालवाज और पांड्याज के बीच में होती है, ठीक है ना। उस समय पालवाज की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम, ठीक है दोस्तों। ये था विजयाल चोला के। जब विजयाल चोला अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं, अचानक निकलते हैं, ये पालवाज के सामंत हुआ करते थे। ये हमें कैसे मालूम चलता है, ये पालवाज के सामंत हुआ करते थे। और वहां से इन्होंने तांजौर पे आक्रमण किया, तांजौर को कैपिटल बनाया, पकड़ा और इन्होंने विस्तार करना स्टार्ट कर दी। अब इनके बेटा आते हैं आदित्यवन। देखिए दोस्तों थोड़ी सी कहानी बताता हूं, ये आप समझ गए, पहले ग्राफ को समझ गए, कहानी थोड़ा सा बताता हूं। देखिए आदित्यवन के बारे में, इन्होंने क्या किया, विजयाल ने पालवा से तांजौर को छीना। आदित्यवन ने धीरे धीरे इनको, और दोनों की जो लड़ाई चल रही थी, पाला और पांड्या के बीच में जो लड़ाई चल रही थी साम्राज्य के लिए, उसका फायदा उठाया
पहले इसने आदित्य वन ने पालवाज का साथ दिया। अपरजित इनके राजा थे, पालवाज का राजा थे अपरजित। इनको क्या किया दोस्त, इनके अलायंस बनाई पांड्या के खिलाफ, और फिर देखेंगे कुछ ही दिन बाद अपरजित को मार देते हैं ये, और इनकी साम्राज्य को ये वापस ले लेते हैं। पांड्यास को भी हराते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद उनके बेटा परांतक प्रथम आते हैं, और परांतक प्रथम ने क्या किया दोस्तों, इसने विस्तार स्टार्ट कर दी, और विस्तार इतना फास्ट स्टार्ट कर दी कि यहाँ पर राष्ट्रकूट एम्पायर बैठा था। राष्ट्रकूट एम्पायर के राजा, महान राजा कृष्ण थर्ड थे। यहाँ पे कृष्णदेव वर्मन थर्ड बोला जाता है, कृष्णदेव वर्मन थर्ड थे। इन्होंने क्या किया, परांतक को हरा दिया दोस्त। इस युद्ध में राष्ट्रकूट और इसके बीच में लड़ाई हुई, और यहाँ पर क्या हो गया, राष्ट्रकूट जीत गया, कृष्ण थर्ड जीत गए। इसके चलते सर्वनाश हो गया। फिर वापस डायनेस्टी जो है ना वो डार्क फेज में दोस्तों चली गई, और उसके बाद सुंदर चोला, उत्तम चोला, अब फिर 25 साल बाद आते हैं राजा राजावन, जो उत्तम चोला के बेटे थे। और इन्होंने जो इतिहास रची है दोस्तों, इन्होंने जो इतिहास रची है, अब इनके बारे में मैं बताऊंगा। राजा राज चोला और राजेंद्र चोला ने ये चोल डायनेस्टी को भारत में ही नहीं, ये विदेशों तक लेके गए दोनों के दोनों। तो हम देखेंगे कैसे। तो स्टार्ट होता है राजा राज चोला, फिर राजेंद्र प्रथम से। वास्तविक संस्थापक चोल डायनेस्टी को राजा राज वन को बोला जाता है दोस्तों। और आपको पता है PS1 देखा होगा किसी ने, PS1 देखी है मूवी, PS1 आप देख लीजिए, साउथ की मूवी है, नई आई है। हाँ, थोड़ा सा इसको देखिएगा, थोड़ी मूवी भी देखा करिए, ढंग के मूवी देखा करिए, मज़ा आएगी। उसमें कहानी है राजा राजवन के बारे में। इनके भाई रहते हैं आदित्य टू, जो अभी पांड्या डायनेस्टी इनको मारेगी, अभी जो नेक्स्ट में PS2 में आएगा। फिर यहाँ राजा राजवन राजा बनते हैं, और इन्होंने जो विस्तार स्टार्ट करी, चेरा को हराया, वीरवर्मन थे यहाँ पे, चेरा हारे, पांड्या हारे, पालवाज हारे, गंग डायनेस्टी हारी। धीरे धीरे इन्होंने, अब देखेंगे ध्यान से इनकी विस्तार नीति, ये पोर्ट के आसपास सारे राज्यों को इन्होंने कंट्रोल स्टार्ट कर दी। और ये पावर थी नेवी की जो पावर थी ना दोस्तों, समुद्र के अंदर ये लड़ाई लड़ते थे, इतने भयानक थे ये। इसलिए मैं कहता हूँ राजेंद्र चोला, और बड़े बड़े इतिहासकार, मैं नहीं कह रहा हूँ, देखिए इकलौता ऐसा शासक है दोस्तों राजेंद्र प्रथम, जिसको नेपोलियन से भी कंपेयर किया जाता है और अलेक्जेंडर से भी किया जाता है। अब सोचिए कितना महान होगा ये राजा, कितना महान होगा ये राजेंद्र प्रथम, जिसको अलेक्जेंडर और नेपोलियन दोनों से कंपेयर किया जाता है। इतना महान राजा था राजेंद्र प्रथम। तो राजा राजवन को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है दोस्तों, और राजेंद्र प्रथम को एक महान शासक बोला जाता है चोला डायनेस्टी का। और चोला डायनेस्टी आप देखेंगे, मैं एक एक करके बताऊंगा राजा राजवन ने कैसे, इस चीज को एक बार मैप को आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब आगे मैं पढ़ाऊंगा ये मैप बड़ी ध्यान में रहना चाहिए। ये सीरीज जब चलेगी तो आपको एक एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम आगे की आपको वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे इस साम्राज्य को राजा राजवन ने, राजेंद्र प्रथम ने। और एक चीज़ और बता रहा हूं दोस्तों, थोड़ा मिस हो गया था प्रांतक वन में, यदि ग्राम सभा की बातें करें ना, यही था शासक, पहला शासक था जो पंचायती राज की आज हम बात कर रहे हैं ना, इस प्रांतक वन की इसने लेकर आया था ग्राम। और ये चोला डायनेस्टी हर चीज के लिए जाना जाता है, कला, टेम्पल, पंचायती राज, डेमोक्रेसी, क्या चाहिए ऐसा शासन, आप समझ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं इसके बहुत सारे ऐसे साक्ष्य है ना, ये ऐसे राजा थे ना जो उपज के आधार पर दोस्तों, उपज के आधार पे जितना जिसका उपज होगी उसके हिसाब से कर लिया करते थे। सोचो ऐसी डायनेस्टी थी, तो प्रजा के खिलाफ भी नहीं थे ये, क्योंकि आप सोचिए 300 BC से 1300 BC तक साम्राज्य को बनाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे एक एक करके, करिकाल चोला से लेकर कोलोतुंग
जो आखिरी चोला नहीं थे, लेकिन यहाँ से डायनेस्टी पूरी समाप्त हो जाती है चोल एम्पायर की। ये इतने स्वर्णिम पीरियड, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री देखेंगे चोलाज एम्पायर। पसंद आया दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और आगे मिलिए इस सीरीज में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।